के। अब आप ही सोच लो। वैसे अगर आपको न्यूटेला पसंद है और आप इसको खरीद कर यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, मगर ऐसा सोचना कि न्यूटेला कोई हेल्दी चीज़ है तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप सच में कोई हेल्दी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो न्यूटेला की जगह नेचुरल पीनट बटर और नेचुरल आमंड बटर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर है बॉर्नविटा। आजकल ना जाने कितने ही हेल्थ टॉनिक मार्केट में आ गए हैं। हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा, बॉर्नविटा ये तो बहुत ही पॉपुलर हैं। बचपन में हम सभी ने ही इन्हें पिया है। खासकर शहरों में हर एक माँ अपने बच्चे को ये पिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे मिलती है तन की शक्ति और मन की शक्ति, जैसा कि इसके लेबल पर भी लिखा है। क्या सच में? आइए देखते हैं। बॉर्नविटा की एक सर्विंग मतलब 2 छोटे चम्मच आपको देंगे 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन, और ये 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 14.6 ग्राम सिर्फ शुगर से ही आ रहा है, मतलब 3 चम्मच चीनी, और शायद इसके ऊपर आप एक और चम्मच चीनी दूध में डालते होंगे। फिर तो बस आप अपने बच्चे को हेल्थ टॉनिक के नाम पे चीनी ही पिला रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस कंपनी ने ये लिख दिया कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है तो रोज़ बॉर्नविटा के 4 चम्मच खाओ। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक माल्ट बेस्ड फूड है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह की चीनी ही डाली हुई है। और हाँ, अगर आप सोच So, hello everyone. I hope guys you all are fantastic. एंड जो भी लोग हमारे बीच में प्रेजेंट हो चुके हैं, जल्दी से फटाफट से, और भी लोग जो आपकी टीम से फटाफट से जल्दी से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग होने वाला है। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है अपनी टीम से मैक्सिमम लोग को कनेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को आज के सेशन में बुलाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है और आज के सेशन के जो स्पीकर होने वाले हैं वो और भी जबरदस्त है और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए आज यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी बातें आज यहाँ पे आप जानेंगे, तो फटाफट से जल्दी से मैं चाहूंगा अगले 5 मिनट के अंदर जितने भी लोग आपकी टीम से अभी नहीं कनेक्ट है यहाँ पे, जल्दी से आप फटाफट से पार्टिसिपेंट्स में जाके देख सकते हैं। और आई होप आज के जो प्रेजेंटर हैं और उनको सुनने के लिए आप एक्साइटेड होंगे, और आज का सेशन और भी ज्यादा खास होने वाला है, आज का सेशन और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी टीम से फटाफट से मैसेज डाल के लोगों को कनेक्ट कर लेंगे जब उनको पता लगेगा कि आज का सेशन लेने के लिए जो आ रहे हैं वो वन एंड ओनली जिन्होंने दार्जिलिंग 9 की नींव रखी और जो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे हजारों लोगों के मेंटोर्स बोले जाते हैं और जो आज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण जो बन पाए और इतने सारे लोग की जिंदगी, इतने सारे लोग का जीवन उनकी वजह से बदल पाया है। तो आज जो यहाँ पे प्रेजेंट आने वाले हैं वो बहुत खास है। दैट्स वाई मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से फटाफट से जो भी लोग आपकी टीम से कनेक्टेड नहीं है उनको कनेक्ट करें, ताकि उनसे जो मिलने वाला है सीखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आज के प्रेजेंटर हमारे होने वाले हैं वन एंड ओनली मिस्टर जितेंद्र डागर सर। आज के प्रेजेंटर हमारे जितेंद्र डागर सर यहाँ पे होने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा फटाफट से जल्दी से अपनी टीम के सारे ग्रुप्स में मैसेज को फॉरवर्ड कर दें, जल्दी से मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें, जल्दी से जल्दी सारे लोग सेटल डाउन होकर अपनी जगह पे बैठ जाएं, डायरी पेन लेके अपनी जगह पे बैठ जाएं, एकदम पूरा अपने आप को आइसोलेट करके एक ऐसी जगह पे 1-1.5 घंटे जाके सेटल हो जाए जहां सारी बातों को आप ध्यान से सुन सके, समझ सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जो भी बातें अगले 1-1.5 घंटे के अंदर बताई जाने वाली है उन बातों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो यहाँ पे सिखाया जाने वाला है उनको ग्रेव करके जा सके। दैट्स वाई जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है मैं बोलूंगा जल्दी से फटाफट से जितने भी लोग आपकी टीम से कनेक्ट नहीं हुए उनको फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जल्दी से अपने ग्रुप्स में मैसेज का लिंक अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो लिंक जल्दी से फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन सेशन आज आप सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुश कुमार मीना है और अभी दार्जिलिंग 9 में करेंटली मैं एमरल्ड के लेवल पे हूँ और आज बहुत मजा आ रहा है दार्जिलिंग 9 करते हुए। आज एक बहुत अच्छी खासी 10,000 से ज्यादा लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे मैं लीड कर रहा हूँ। तो बहुत ही मजेदार सफर आज दार्जिलिंग 9 का चल रहा है। बहुत सारी चीजें आज दार्जिलिंग 9 के थ्रू अचीव की है और कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन चीज जो दार्जिलिंग 9 से मिली है वो है एक बेहतर हेल्थ,
अपनी और अपनी फैमिली की, एक बेहतर स्वास्थ्य अपना और अपनी फैमिली का, जो कि कहीं ना कहीं दार्जुक 9 से मिल पाया। एंड मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग आज आप सब यहाँ पे प्रेजेंट है, डेफिनेटली दार्जुक 9 में आने के बाद, दार्जुक 9 से पहले की लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे और दार्जुक 9 में आने के बाद आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग बदलाव आप लोगों ने देखे होंगे। आज से पहले, दार्जुक 9 में आने से पहले हो सकता है हम उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आज हम उतने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर हेल्थ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, मैं यहाँ पे सबको इन्वाइट करना चाहूंगा, क्योंकि सर हमारे बीच में प्रेजेंट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स के अंदर देखना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों का एक्साइटमेंट। क्या चैट बॉक्स के अंदर आप अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी डिजिटल अप्लॉस के थ्रू दिखा सकते हैं कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं आज सर को सुनने के लिए, सर से सीखने के लिए, जो आज उनका प्रीशियस नॉलेज और प्रीशियस टाइम हमें मिला है, उस प्रीशियस नॉलेज और प्रीशियस टाइम का बेनिफिट उठाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, आई एम गोइंग टू इनवाइट वन एंड ओनली द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर जितेंद्र डागर सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू एवरीवन। और स्टार्ट करते हैं फटाफट। टॉपिक आज का कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद है हम इसे टाइम से पहले अच्छे से निपटा लेंगे। और जितने लोग हमारे बीच हैं, बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं इस टाइम पर, तो बड़ा आसान होगा, ज्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, बेसिक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बेसिक्स के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बेसिक्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर को डील करते हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हमेशा बोलता हूं, डू नॉट हैव एन एटीट्यूड ऑफ अ डॉक्टर। हम लोगों को एक्चुअली, हमें से 90% लोगों को अपने बिजनेस क्या है उसके बारे में मालूम ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति में डिजीज की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज इंसेप्शन, सेकंड स्टेज इज ग्रेजुअल ग्रोथ, थर्ड स्टेज है जब वो बीमारी मैच्योर हो जाती है, फोर्थ स्टेज है जब लगभग एंड स्टेज व्यक्ति का चल रहा होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को या न्यूट्रिएंट्स की जो अवधारणा आई थी, जो डेवलपमेंट आया था, वो इसलिए आया था कि बहुत सारी बीमारियों में, 70 to 80% बीमारियों में कोर रीजंस हम लोगों के होते थे, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, लंबे टाइम से किसी व्यक्ति ने अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को मेंटेन किया बॉडी के अंदर, तो धीरे धीरे जाके डिजीज के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रिएंट्स आए कि आप प्रिवेंटिव उनको लेते रहिए, तो जो बीमारी पनपनी है डेफिशिएंसी से, वो बीमारी नहीं पनपेगी। ये इसका मूल स्वरूप था। हम लोगों ने क्या किया कि हर एक बीमारी के ऊपर हम सोचने लगे न्यूट्रास्यूटिकल इज इक्वल टू ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेज में न्यूट्रास्यूटिकल्स को डॉक्टर्स ने अवॉइड कर दिया कि विटामिन से, मिनरल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बकवास की चीजें हैं, ओमेगा 3 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जब रिजल्ट्स मिलने लग गए, डायरेक्ट सेलिंग ने इसका बीड़ा उठाया। वर्ल्ड ओवर सप्लीमेंट इंडस्ट्री को मार्केट में सेटल करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है, तो बड़ा प्राउडली हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डॉक्टर्स वर एंटी सप्लीमेंट्स, एंटी सप्लीमेंट्स, लगातार बयान आए। और आज भी अगर कोई जानना चाहे तो 80 to 90% डॉक्टर्स को अगर फार्मा कंपनी के बिना न्यूट्रास्यूटिकल आप दिखाएंगे, तो 90% केसेस में आज भी उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा और सेम फॉर्मुलेशन को किसी फार्मा कंपनी के बैनर तले लिख रहा होगा। ये कॉमन माइंडसेट आज भी है। अगर आप प्रोडक्ट को प्लास्टिक के डिब्बी में ठीक ठाक पैकेजिंग करके, थोड़ा सा कंज्यूमर फ्रेंडली बना के आप पेश करेंगे, या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा डालेंगे, तो डॉक्टर्स उसको बोलेंगे खाने की चीज नहीं, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वहीं पे आप एल्यूमिनियम फॉइल का एक चीप क्लास पैकेजिंग लगा देंगे और वो स्टैंडर्ड फार्मा पैकेजिंग का प्रोडक्ट होगा, तो रिकमेंडेशन में आ रहा होगा। ये बात मैंने यहाँ क्यों करी? किसी भी डिजीज की मैनिफेस्टेशन के बाद उसको ट्रीट करने का जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों के हाथ में होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के हाथ में होता है। आज जो मैं सेशन लेने वाला हूं, उसके बाद बहुत से हमारे यहाँ के लोग भी ट्राई करेंगे कि वो मेडिकल प्रोफेशनल बन जाए। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल अगर इस तरीके के 40 मिनट के सेशन से बन सकते,
अगर एक बीमारी के ऊपर भी बन सकते तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो हम सब मेडिकल प्रोफेशनल होते, फिर सबके ट्रू कॉलर पे डॉक्टर लिखा आ रहा होता। तो वो प्रैक्टिस हमें यहाँ से नहीं करनी है। ये सेशंस होते हैं नॉलेज अवेयरनेस को लेने के लिए, और मेजरली हम लोग फोकस करें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी डिजीज रादर देन क्योर ऑफ एनी डिजीज। डायरेक्ट सेलर हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, हम लोग हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, नॉलेज बैंक एनरिच करने के लिए उन लोगों के लिए जो प्रिवेंशन चाहते हैं, ना कि जो रिवर्सल चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद एक धब्बा और लग जाएगा कि दारुजनाइन में इतने टेस्टिमोनीज हैं जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे थे, जो किसी से ठीक नहीं हो रहे थे, वो हमने ठीक कर दिए। तो फिर वही बात है, जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था वो ठीक हमसे भी नहीं हुआ है, प्रोडक्ट से हुआ है, नेचर से हुआ, नेचर ने उसको ठीक कर दिया। हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स दिए, ज्यादातर हम प्लांट बेस्ड चीजें ही करते हैं 99%, तो प्लांट बेस्ड चीजें दी तो वो हील हुआ। उससे एक चीज साबित होती है कि अगर बॉडी को फूड सही मिले तो बॉडी रिकवर करने की बहुत क्षमताएं रखती है। दारुजनाइन का टेस्टिमनी सिर्फ एक सिंगल बात का पुख्ता सबूत है कि जिस फूड आइटम को खा के, डॉक्टर साहब एक बार देखना पड़ेगा, किसी का बार बार माइक ओपन है और उसमें नॉइज है, तो वी नीड टू चेक कि किसका माइक ओपन आ रहा है। तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। ये बहुत अच्छा किया सर आपने, काश ऐसा कोई रिमोट दुनिया भर के मर्दों के पास होता। तो अब इस चीज में क्या है कि हम लोगों को प्रिवेंटिव है, सबूत हम लोगों का इस चीज के है कि अगर डिजीज रिवर्सल की जा सकती हैं तो डिजीजेस प्रिवेंट भी की जा सकती हैं। सेम सेट ऑफ सप्लीमेंट्स, जो इतनी एडवोकेसी है D9 के सप्लीमेंट्स की कि हम लोगों ने जगह 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 पर दिया और वो डिजीज रिवर्सल्स में उन्होंने बहुत हेल्प किया और बहुत सी माइंड ब्लोइंग डिजीजेस में हेल्प किया। दिट मीन्स वो प्रोडक्ट प्रिवेंशन में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा। रिवर्सल लेके आना एक चीज को और एक चीज को रोक के रखना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत इजी है प्रिवेंशन में करना। और मैं एक बात बोलता हूं, बहुत सारे लोगों का आज शादियां हैं, तो मेरा कोशिश ये रहता है कि रेदर देन स्पीकिंग टेक्निकल मैं ऐसा कुछ बोलूं कि लोगों को चीजें समझ आ जाए। बहुत से लोग सप्लीमेंट्स में खर्चा बचाना चाहते हैं, मैंने बहुतों को सप्लीमेंट में खर्चा बचाते भी देखा है। लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ी मेजोरिटी कम्युनिटी देखी है जो इतने स्मार्ट हैं कि वो सिवाय पेस्टिसाइड की रोटी चावल और बाकी चीजों से, उन चीजों के मुकाबले कहीं से भी वो कोई न्यूट्रिएंट के लिए पैसा फूकना नहीं चाहते। यहां तक कि मैंने कई बार इस चीज को क्वेश्चन किया है कि बच्चे के सप्लीमेंट्स के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो पीपल डोंट वांट टू गिव देम बेस्ट थिंग्स, पीपल जस्ट वांट्स टू डिलीवर व्हाट दे कैन अफोर्ड। ये मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा जो आज आप लोगों को शायद आज के सेशन में सोचने पे मजबूर करेगी। मैंने लोगों को सप्लीमेंट्स में खर्चा बचाते हुए देखा है, सप्लीमेंट्स पे खर्चा बचाते हुए देखा है, लेकिन मैंने उन्हें खर्चा बचाते हुए पाया नहीं है जिंदगी के अंदर। एक तो ये होता है कि पैसा बचा रहे थे और पैसा बच गया, बट मैंने ये देखा कि कोई बेवकूफ व्यक्ति पैसा बचा तो रहा था सप्लीमेंट्स पर, लेकिन लेटर ऑन डिजीज मैनिफेस्ट करके उससे कई हजार गुना पैसा फूक दिया, वो बचा नहीं, बचा पाया नहीं पैसे को। तो प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन इज इक्वल टू हाई ब्लड प्रेशर, हम लोग मोस्टली जानते हैं, घर घर की कहानी बन गई है। और मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर समझना है या हाइपरटेंशन समझना है, तो मेरे को जो सबसे ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, वैसे तो आयुर्वेद को कभी किसी भी चीज पे किसी ने क्वेश्चन मार्क आज तक किया ही नहीं है और मेरे ख्याल से कभी कोई कर भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूं, अगर इफ एंड ओनली इफ अगर मेरे को हाइपरटेंशन समझाना हो कि किस तरीके की चीज है, तो उसका मैं बोलूंगा सबसे बेटर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद समझाता है। और अगर एक बार आपने उन चीजों को समझ लिया, दिन चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स के थ्रू हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में सबसे कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है
तो हमारा एक प्रोडक्ट है एलबीपी बैलेंस। हम उस प्रोडक्ट में गारंटी भी कर सकते हैं कि पहली टेबलेट के आधा घंटे लेने के बाद और 1 से 2 बोतल खत्म करने के बाद व्यक्ति को सालों तक या पूरी जिंदगी तक भी दोबारा लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, फर्स्ट डे से रिजल्ट आएगा। बिकॉज लो ब्लड प्रेशर एक रीजन ओरिएंटेड डिजीज है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू एलोपैथ ऑल्सो। बट अकॉर्डिंग टू एलोपैथ अगर हम हाइपरटेंशन को समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी भी समझ पाऊंगा, क्योंकि कोर्टिसोल का रोल भी आता है, एपिथेलियल सेल्स का भी रोल आता है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स का रोल भी आ रहा है, नर्व्स का भी आता है, लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं। सारे सिस्टम पढ़ेंगे तो जाके हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आना चालू होता। वहीं पर अगर मैं बात करूं आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद बोलता है कि हाइपरटेंशन, बहुत आयुर्वेदाचार्य को मैंने बोलते हुए सुना है जो बोलते हैं पित्त का रोग है या वात का रोग है, बट एक्चुअली में ऑथेंटिकेटेड आयुर्वेदा बोलता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो वात कफ पित्त तीनों के इम्बैलेंस होते। इसीलिए ये सोच पाना और ये इमेजिन, ये कल्पना करना या ये क्वेश्चन करना कि सर हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली में कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, सवाल अपने आप में बहुत गलत है। There's nothing in your वात, music library. कफ, पित्त, ये जो तीनों चीजें हैं, ये अगर एक बार कुपित हो जाती हैं तो ये बैलेंस आने में बहुत लंबा टाइम लेती हैं, एंड लिटरली बहुत लंबा टाइम लेती हैं। अब वात कफ पित्त किस व्यक्ति का बैलेंस होगा, कब तक बैलेंस होगा, इसकी गारंटी ना कोई प्रोडक्ट कर सकता है, ना कोई जीनियस मैथमेटिशियन इसका वैल्यू निकाल सकता है। किसी को रिजल्ट आना है 15 दिन में आएगा, किसी को रिजल्ट आना महीने में आ जाएगा, किसी को 6 महीने से लेकर 2 साल में भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट फेलियर है, यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म फेलियर है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है कि हम बात को क्लियर नहीं कर पाए। और जिसके घर में इस समय पे हाइपरटेंशन का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि एक तो हमें ये नहीं पता कि लाइक कैंसर, मेरे ख्याल से 1% लोगों को भी नॉलेज नहीं होगा, जैसे कैंसर की स्टेजेस हैं, हाइपरटेंशन के भी 4 स्टेजेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस हाई ब्लड प्रेशर मींस हाई ब्लड प्रेशर। एक हाइपर ब्लड प्रेशर का स्टेज 1 है 130 रहेगा, स्टेज 2 पे 140 रहेगा, स्टेज 3 आएगी 180 क्रॉस कर जाएगा। अब जिसका एक बार 180 क्रॉस कर गया वो आदमी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो आदमी बोलता है कि मेरा एक बार 180 था। अरे नहीं सर, आप स्टेज 3 में एंटर कर चुके हैं, एंड स्टेज 4 पे अब ये स्टेज 3 को पार करने के बाद एक साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसको क्यों बोला जाता है? चुपचाप स्टेज 3 के बाद ये कभी भी आपको या तो स्ट्रोक दे देगा या हार्ट अटैक कर देगा। दिस हैपेंस मोस्टली आफ्टर स्टेज 3, बट हम लोग उस चीज को एनालाइज नहीं करते। हम लोग समझते हैं बीपी कभी ऊपर है कभी नीचे है। स्टेजेस हैं 130, 140, 160, 180। 130 पे यूजुअली लोग घबराते नहीं है, ट्रैक भी नहीं हो पाता है। आइडियल हम 120-80 रख नहीं पाते हैं, बट ट्रैक नहीं हो पाता है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हमने सुना है यूएस यूके में ज्यादा लिमिट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर का, इंडिया में बेवकूफ बनाया जा रहा है, बहुत लोअर लिमिट सेट कर दी गई है 120-80। तो मैं ज्यादातर रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक बात समझने की है और ये आप बड़े इजीली जज कर सकते हैं। हाँ, होता है ऐसा कि बहुत सारी चीजें स्कैम किया जाता है, गिमिक किया जाता है, लेकिन हर चीज को बेवकूफों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर 120 और 80 बहुत लोअर लिमिट सेट कर दी है, तो हाई ब्लड प्रेशर दुनिया में एकमात्र बीमारी नहीं है, लो ब्लड प्रेशर भी एक डिसऑर्डर है। तो अगर 120 और 80 बहुत लो सेट कर दिया है, तो नॉर्मली 90% लोगों का 120-80 जब आ रहा होता है तो उन्हें कोलैप्स कर जाना चाहिए, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर लो आ रहा है। और अगर आप 120-80 जब तक आप सही फिट महसूस करते हैं, अपने आप को सही महसूस करते हैं, और मोस्टली आपका ब्लड प्रेशर 120-80 आ रहा होता है, दैट मीन्स वो वैल्यू एक्यूरेसी के आजू बाजू है। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं गया, मेरा ब्लड प्रेशर 140 मिला, 150 मिला, 160 मिला, मैं नॉर्मल फील कर रहा था। ये भी एक भ्रांति है।
कि 160 170 था सर, मुझे तो कोई चक्कर भी नहीं आ रहा था। हाँ, दोनों तरफ बातें चलती हैं। हमारी जनता मूर्ख है जो 150 160 पे भी बोलती है कि शायद मैं कोई सुपर ह्यूमन हूं, मेरे को चक्कर नहीं आ रहे थे, शायद मेरा तो नॉर्मल ही 160 होगा। और कई जगह डॉक्टर्स भी बहुत बेवकूफ बना रहे हैं कि अरे सर आप खड़े कैसे हो, आपका तो अभी फटने वाला है, दिमाग की नस फट जाएगी, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, 2 मिनट बाद आ जाएगा, 5 मिनट बाद आ जाएगा। दोनों में से ही नॉलेज के अभाव में हम दोनों तरफ बेवकूफी करते हैं। ब्लड प्रेशर, जो लोग पावर वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, एक टाइम पे उनका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो 400 तक भी होता है। जब एक वेट लिफ्टर डेड लिफ्ट करता है या जर्क करता है, उस सिचुएशन में उनकी जब वेन्स का प्रेशर करते हैं, इट गोज अप टिल 400 ऑल्सो। एक नॉर्मल आदमी को 200-240 का अगर बीपी पहुंच जाए तो 100% ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, ब्लड क्लॉट आ जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, हार्ट अटैक्स होते हैं। ये दोनों बात सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर समझने की क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा, वो 200-230 में ब्रेन हेमरेज ले लेता है। और एक वेट लिफ्टर 400 के ब्लड प्रेशर पे भी सीधा खड़ा है, सस्टेनेबल खड़ा है, कोई चक्कर नहीं आ रहा, कोई सर नहीं घूम रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण है बॉडी का रिकवरी मैकेनिज्म। आपकी बॉडी कितना फिट है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए बॉडी ने स्ट्रेस लिया। लेकिन एक वेट लिफ्टर की बॉडी बहुत मजबूत है, वो डेली वर्कआउट करता है, डेली स्वेट करता है, पसीना बहाता है, डेली मोबिलिटी रखता है, बॉडी मूवमेंट्स में रहती है। तो वो व्यक्ति 400 पहुंचता है, लेकिन अगले 2 से 3 मिनट में उसका ब्लड प्रेशर 120 तक ड्रॉप भी कर जाता है। उसकी बॉडी उसको हाई ब्लड प्रेशर में भी सपोर्ट करती है और फिर उसको लोअर डाउन करने में भी बॉडी का सपोर्ट रहता है। 3 से 4 मिनट में बॉडी अप डाउन प्रेशर को लो पे लेकर आ जाती है। ये कमाल होता है उनके नर्व से भी, उनकी इलास्टिसिटी से भी, जिसके लिए जो ऐसे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो एक अमीनो एसिड बहुत कंज्यूम करते हैं जिसका नाम है एल-आर्जिनिन, जो उनकी नसों को इलास्टिक बनाए रखने का काम करता है। अब हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वैसे वो एबनॉर्मल नहीं है, बट हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो उन्हें एबनॉर्मल मानते हैं कि यार वो एक अलग कम्युनिटी हो गई, ह्यूमन बींग्स में एक अलग कैटेगरी हो गई, हम तो जॉब वाले लोग हैं, दुकानदारी वाले लोग हैं। हम लोगों का क्या है? हम लोगों का ये है कि हम अमीनो एसिड का इंटेक तो कर ही सकते हैं, इट्स वेरी सेफ टू कंज्यूम। तो वो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, हमारी वेन्स को इलास्टिक नहीं होने देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी हमें वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मैं और सौरभ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, होपफुली जून में हम स्टार्ट भी करेंगे। तो हम लोगों का प्रोजेक्ट ये नहीं है जैसे 90% लोग बोल रहे हैं वेट मैनेज करो, वेट मैनेज करो, वेट मैनेज करो। डू यू नो दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वेट इज सिग्निफिकेंट? अब्रोड के अंदर दोस पीपल फोर्सेस की वेट 100 किलो से तो ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन मस्कुलर रहना चाहिए। दे आर मोर फोकस्ड ऑन की फैट परसेंटेज बॉडी में क्या हो, रादर देन पर्सन का वेट कितना है। बाहर के लोग 180 पाउंड्स, 200 पाउंड्स, 250 पाउंड्स, अगर मस्कुलर है तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। हम वहां के फिल्मी हीरोज हैं, विन डीजल है, द रॉक जो फेमस बोला जाता था, कितने रेसलर्स हैं। क्या लगता है ये 50, 60, 70 केजी लीन मसल में मास मेंटेन कर रहे हैं? दीज आर ह्यूज, दीज पीपल आर ओवरवेट। अगर आप बोन मास इंडेक्स निकालेंगे तो इनका ज्यादा ही आएगा, बट स्टिल वो हार्ट हेल्दी हैं, उनको हार्ट का इश्यूज नहीं है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, he maintained a weight of above 100 in his whole life, वो 78 में भी मस्कुलर है। सिल्वेस्टर स्टैलोन, he was overweighted, आप चेक करेंगे तो बॉडी हाइट का जो रेशियो इंडिया में चलता है उससे ज्यादा ओवरवेट थे। लेकिन अपना डाइटिंग, मूवेबिलिटी, डेली एक्सरसाइज करना, तो मैंने सौरभ के साथ ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ सेशन जहां पे मोबिलिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। हमारा देश वैसे भी आयुर्वेद ने बोला वात प्रधान देश है। वात प्रधान देश में अगर आप मोबाइल नहीं रहेंगे तो वात निकलेगा नहीं, और वात निकलेगा नहीं तो बॉडी में पेन्स आएंगे और बॉडी हार्डेंड होगी।
और उसका कुपित रूप से हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी जरूर बनेगा। ये फर्स्ट सेगमेंट है जो समझने का है कि हम लोगों को लचीलापन चाहिए। अब मैं बेसिक दिमाग में नहीं चाहता आप लोगों को बहुत चीजें भरे, तो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक फैक्टर है, क्योंकि क्रक्स पे नहीं लाया जा सकता। फर्स्ट फैक्टर, अ बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल, लचीलापन आना चाहिए। अब बॉडी में लचीलापन किन किन चीजों से आता है, फ्लेक्सिबिलिटी किन किन चीजों से आती है? सप्लीमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो वो L-arginine से आता है, कोलेजन पेप्टाइड से आता है। ये दोनों प्रोडक्ट बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंड्यूस करते हैं। ओमेगा 3 फ्लेक्सिबिलिटी को इंड्यूस करता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो इन 3 प्रोडक्ट्स का यूज होगा। उसके अलावा क्या इन 3 प्रोडक्ट से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी? नहीं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको सिर्फ अकेले को करने से सब कुछ हो सकता हो। सेकेंड सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्ल्ड ओवर सबसे प्रूवन टेक्निक है योगासन। योग नहीं, बहुत से लोग योग और योगासन के बीच के अंतर को भी नहीं जानते हैं। यहां पर योगासन चाहिए, लचीलापन चाहिए। अगर आप लोगों से योगासन नहीं होता, लचीलापन नहीं आता है, तो सेकंड थिंग है स्ट्रेचिंग। वो भी लचीलेपन के लिए की जाती है ताकि बॉडी के हर ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचे। तीसरी चीज, स्पेशली इंडियन डांस फॉर्म्स, नॉट वेस्टर्न, इंडियन डांस फॉर्म्स जितनी भी हैं वो सब फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है। तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम इंडियन डांस फॉर्म्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब चीजों से बॉडी के अंदर लचीलापन आता है। डीप ब्रीदिंग उसमें से एक पार्ट है, इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने योगासन किया, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। बिल्कुल हो सकता है, खाली योगासन से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन सबका नहीं होगा। उसका कारण वही है, जिन लोगों का प्लास्टिफिकेशन ऑफ आर्टरीज है सिर्फ उन्हीं का होगा, नर्व सिस्टम जिनका प्लास्टिफाई हो रहा है उन्हीं का इलास्टिक होगा, सबका नहीं होगा। थर्ड फैक्टर इसमें आता है हार्मोनल इश्यूज। जिस भी व्यक्ति को हार्मोनल इश्यूज हैं उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता। स्पेशली जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग यूज करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एक मुद्दे पे 5-5, 6-6 विचार इनसाइड रख के सोचते रहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आता है। कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं उनके बढ़ जाते हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट में एक्ट करती है, और कोर्टिसोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा सहारा वो इंसुलिन की लेती है। और जितनी बार इंसुलिन आपके ब्लड में हाइपर होगा वो उतनी बार प्लास्टिफिकेशन को कोज करने लगता है। तो हमारे को डायबिटीज भी मिलती है स्ट्रेस से, हम लोगों को हाइपरटेंशन भी मिलता है। बॉडी को स्ट्रेस महसूस करना पड़ता है। तीसरा हार्मोन जो इस साइकिल में सबसे ज्यादा बिगड़ता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपके स्लीप को रेगुलेट करता है। ऐसे लोगों को फिर स्लीप इंसोम्निया होने लगता है। धीरे धीरे पहले नींद कम आती है, फिर नींद आती ही नहीं है, रातों रात जागते रहते हैं लोग, फिर वो परेशान होते हैं। इसका कोई इलाज है? हाँ, सबसे पहली चीज तो आप लोग ये जानिए, बीमारी A to Z कोई भी हो, XYZ कोई भी बीमारी हो, सबसे बड़ा सप्लीमेंट, सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी रेमेडी स्लीप है, नींद है। नींद सेल्फ हीलिंग को एग्रवेट करता है। नींद आपकी बॉडी टिश्यूज डैमेजेस को रिपेयर करती है। स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी को रिकवर करने के लिए। लेकिन जब स्लीप आ ही ना रहा हो तो हम उसके लिए भी दवाई खाने लगते हैं। जो चीज बीमारियों को ठीक कर सकती है वो खुद भी बीमारी में बन जाती है, तो फिर बड़ा ट्रबल हो जाता है। ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है उनके 3 मुख्य रीजन होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का चारों तरफ होना। इफ यू वांट टू स्लीप तो आपके ब्रेन को न्यूट्रलाइज होना होता है 1.5-2 घंटा पहले। आप EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बगल में नहीं होने चाहिए। स्पेशली जहां पर बहुत ज्यादा तेज लाइट है, LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो है, वहां से दूर रहिए। मोबाइल फोन से दूर रहिए, लैपटॉप से दूर रहिए,
एलईडी से जितना दूर रह सकते हैं उतना 1.5-2 घंटा दूर रहने की कोशिश करिए। एंड द बेस्ट टाइम टू स्लीप, ट्राई टू स्लीप is 8:45 p.m. to 9:35 p.m. मेलाटोनिन इस टाइम पे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। अगर उसको फुल्ली डार्क माहौल मिल जाए, एकदम जहां पर लाइट नहीं आ रही है, एकदम बहुत सुपर डार्कनेस मिल जाए और आप अराउंड 8:45 से 9:35 तक रिलैक्स होके सोने की कोशिश करें, तो इन 70 to 80% चांसेस में आप पहले 10 दिन के अंदर ही सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप सो पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं, उनमें से मोस्टली लोगों के सोने का टाइम 9 बजे होता है, ना कि 10 बजे होता है। और 12 साढ़े 12 बजे के बाद मेलाटोनिन का साइकिल हमारी बॉडी में ब्रेक होने लगता है, उसके बाद सोना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को टफ होता है वो 12 साढ़े 12 तक होता है, उसके बाद तो मोस्टली लोग 2-4 घंटे जागते रहते हैं। उसके बाद हम लोगों को नींद नहीं आती है, बेसिकली हमारी बॉडी थक जाती है, तो एक हाइबरनेट पोजीशन में चली जाती है, जिसको मोस्टली लोग स्लीप समझते हैं, पर स्लीप होता नहीं है। स्लीप का लेना देना सीधा सन साइकिल से है। तो अगर आपका सन साइकिल डिस्टर्ब है तो हाइपरटेंशन जैसा रोग आपको लगा रहेगा। चौथी चीज जो इसमें सबसे क्रूशियल है, जिसका लोगों को बोध भी नहीं है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, इन तीनों सिचुएशन के रहते हुए भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, जिसमें स्पेशली कॉन्स्टिपेशन आता है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं कि इससे रिकवर कैसे किया जाए। एक चीज जो डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत से लोग बताते हैं क्या कट करना है, फास्ट फूड्स कट करने हैं, वो सब बताते हैं। एक्सेस शुगर कट करना है, वो बहुत कम लोग बताते हैं। हम ज्यादातर ब्लड प्रेशर को डिजीज मानते हैं सोल्ट का, लेकिन जितने लोगों को ये लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर सोल्ट का डिजीज है, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि एक बार 10 दिन के लिए आप शुगर छोड़ के देखिए, उल्टा सोल्ट से ज्यादा आप शुगर छोड़िए एंड यू विल फाइंड द रिलीफ। क्योंकि चीजों को प्लास्टिफाई करने में सोल्ट का हाथ नहीं है, शुगर का हाथ है। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग जो हम लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी सब्जियां, जो जितना ज्यादा खाएगा उसका ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल में रहेगा। जो सीजनल फ्रूट्स जितने ज्यादा खाएगा उसका ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल रहेगा, उसको रिवर्स करना उतना आसान रहेगा। जिन फ्रूट्स में एंजाइम कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे पपाया है, पाइनएप्पल है, इनकी अधिकता भी ब्लड प्रेशर को कम करने में सुपर मददगार साबित होती है। सेकेंडरी थिंग जो ब्लड प्रेशर में डैमेजिंग पॉइंट्स हैं, वो है शुगर, कॉमन सॉल्ट जिसको NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड को एप्सम सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट से रिप्लेस कर दें, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी से ब्लड प्रेशर को लो करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंट आएगा, किडनीज फिल्टर होंगी। जितना जल्दी किडनीज फिल्टर होंगी उतनी जल्दी आपका ब्लड प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पेट को साफ रखें, कॉन्स्टिपेट ना होने दें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को रात को कोई भी बीन्स नहीं खाने चाहिए। राजमा, लोबिया, चना, चिकपीस, दालें, ये सब रात को नहीं खानी चाहिए। इंडिया का एक सबसे बड़ा गलत मिथ जो मैंने देखा है, हम लोग रात को दाल खाना प्रेफर करते हैं, जबकि रात को हमें हमेशा सीजनल वेजिटेबल लेना चाहिए। और अगर दाल लेनी है तो सुबह लेना चाहिए, क्योंकि दाल ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम और एक्सरसाइज मांगता है, जो हम रात को नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है उबाल के खाई हुई खिचड़ी या दलिया। वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को सुप्रीम बेनिफिट देगा। उसके अगेंस्ट में रोटी और चावल ब्लड प्रेशर के रिवर्सल में प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो जितना हम बॉइल्ड चीजों के पास रहेंगे, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करेंगे,
योगासन करेंगे, जितना ज्यादा हम फाइबर लेंगे कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेंगे, हाइपर ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का रिवर्सल 100% संभव है। आप ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ सकते हैं। डू लुक आउट फॉर योर स्लीप साइकिल। अगर आप खराटे ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा अगर आपको खराटे आते हैं। कारण क्योंकि आपका जो गला है उसके पाइप में सांस आना जाना लगा रहता है, वो चोक करता है, तो रात को सोते हुए आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे, धीरे 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 आपकी नर्व्स प्लास्टिफाई होना चालू हो जाएंगी। एक चीज जो और कोरिलेशन है जो हम लोग नहीं समझ पाते, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज आल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर। अब लोग बोलेंगे कल से हम छोले कैल्सिफेरॉल के सेशे लेके आते हैं, विटामिन डी के शॉट्स लेना चालू करते हैं, क्योंकि अब हम आधुनिक भौतिकवादी लोग हैं, हर चीज का प्रोडक्ट चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब हम धूप की रिप्लेसमेंट भी एक प्रोडक्ट से करना चाह रहे हैं और फिर हम हेल्दी भी रहना चाहते हैं। धूप का रिप्लेसमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, टेम्परेरी हो सकता है कि पास्ट की मूर्खता को जल्दी से भरने के लिए किसी प्रोडक्ट से भर लिया। लेकिन मैंने रेगुलर खाने वाले लोग देखे हैं, कल ही मैं किसी के पास गया तो उनके रेफ्रिजरेटर के ऊपर कम से कम विटामिन डी के मैंने 40-50 सैशे देखे। तो मैंने उनको बोला कि बेचना चालू कर दिया, क्या किया? तो उन्होंने कहा नहीं, विटामिन डी तो जरूरी है, हम तो पूरा साल खाते ही हैं, हफ्ते में 1 सैशे तो लेते हैं। वो धूप लेने की नहीं प्लानिंग कर रहे, विटामिन डी रिकवर हो गया, अभी भी उनका मूड धूप लेने का नहीं है। सुबह की धूप भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। सो इफ यू आर मूविंग आउट तो आपके मूड को अच्छा करती है। सुबह की धूप, सूरज की धूप आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी एक क्रिटिकल कैटलिस्ट है। Many people and most of the people don't know this factor. आपके हॉर्मोन्स को जो चीज सबसे ज्यादा चैनलाइज करती है वो सुबह के सूरज की धूप है, इसलिए बुजुर्ग बोलते थे सुबह उठ के घूमने जाया करो। लेकिन हम लोग जब छोड़ देते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बड़े सारे चीजें भुगतते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेडी। पर्दे कर देंगे, सुबह उठ के नहीं जाएंगे, वो सब है। जैसे सुबह की धूप नहीं मिल रही तो वो होगा। जो मूवी थी शायद क्रिश थी या कोई मिल गया में एक जादू था जो प्योर धूप पे चलता था, और वो कोई एलियन नहीं है, वो हम सब धरतीवासी हैं। अगर आपके प्लेनेट पे 1 साल धूप ना निकले तो आई एम सॉरी टू से आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोग भी जादू हैं। धूप के बिना हम नहीं चल सकते। अगर सन नहीं है तो लाइफ नहीं है। ये मूल संरचना है हमारे ग्रह की, जिसको हम पढ़े लिखे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को थैंक यू करना हिंदू मान्यताओं में किसी देवता आधारित कुरीति नहीं है। उस चीज को धन्यवाद करना है जिससे पूरा जीवन संचालित हो रहा है। प्लांट में अगर जान आती है तो सूरज से आती है, आप में प्राण ऊर्जा आती है तो सूरज से आती है। इसीलिए सूर्य देवता सबसे सम्मानित माने गए थे। देवता हम उनको मानते हैं जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जिनका योगदान होता है। तो सुबह की धूप भी आपके रिवर्सल के लिए जरूरी चीज है, प्लस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जरूरी चीज है। अगली चीज बचती है स्ट्रेस एंड स्लीप। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं HBP बैलेंस। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो हमने हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन बना रखा है। वो हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन नहीं है। दैट इज अ थिंग विच हेल्प्स योर बॉडी टू कोप अप विद प्रेशर। आपके ब्रेन को रिलैक्स करके उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्ट है। उसमें ब्राह्मी है, सर्पगंधा है, शंख पुष्पी है। वो चाहो तो आप बच्चों को कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं, और वो चाहो तो आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी HBP बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने की सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो उनके ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ताकि वो स्ट्रेस के साथ कोप अप रह सके और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का इम्पैक्ट ना आए, बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स ना हो जिनसे कोर्टिसोल जैसे हार्मोन प्रोड्यूस हो। ये उसका बेसिक रोल है। अब कोई बोले सर HBP बैलेंस कितने दिन खाना है कि ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्स हो जाएगा? इसी के लिए मैंने सेशन किया, क्योंकि इसको खाने के बाद प्रथम क्वेश्चन ही आएगा।
और अभी भी बहुत बड़े चांसेस है कि मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी चैट में क्वेश्चन जब आएंगे तो पहला आएगा, अच्छा सर एचबीपी बैलेंस कितने दिन खाना है जो ठीक हो जाएगा। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हाई ब्लड प्रेशर कोई बॉडी का डिसऑर्डर ना होके कोई गिनती है मैथमेटिक्स की कि मैं से 100 तक गिन दूं तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे एक तरीका है, कई विद्वानों ने बताया है कि 100 से उल्टी गिनती करो तो नींद आ जाती है, जितना वो तरीका कारगर है उतने ही बाकी तरीके भी कारगर हैं। तो ऊट पटांग सवाल होते हैं तो ऊट पटांग जवाब होते हैं उन चीजों के। अब YouTube को पता है कि मूर्ख लोग समझदारी भरे तर्क नहीं ढूंढते, बेवकूफी भरे जवाब ढूंढते हैं। तो YouTube पे तो मैं इतनी फनी वीडियोस देखता हूं। जैसे मैंने देखा, एक और चीज उससे कोरिलेटेड है, मेरे को इंडिया में बहुत लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर सुबह उठते ही हम 2 लीटर तो गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पाइल्स हो चुकी है कि होने के कगार पे है? कॉन्स्टिपेट तो तुम हो ही चुके होगे। बोले हाँ सर ये तो दिक्कत है, पाइल्स ऐसा कुछ तो रहता है, बार बार पाइल्स हो जाती है। तो मैंने कहा किस ऋषि मुनि ने आप लोगों को सुबह गर्म पानी पीना बताया, उसका नाम बता दो। तो वो सारे ऋषि मुनि फेसबुक पे थे। मुझे ये समझ नहीं आता फेसबुक की 1 मिनट की रील में बिना किसी ऑथेंटिकेशन के हम लोग कैसे ये चीजें ढूंढ लेते हैं। अगर आप लोगों को आयुर्वेद में इतना ही इंटरेस्ट है तो 1,500-2 हजार रुपए फूको, ये मुफ्त के ज्ञान से पाइल्स पाके और उस पर 50,000 लगाने से अच्छा है हिंदी संस्करण खरीदिए, सुश्रुत संहिता पढ़िए, चरक संहिता पढ़िए, वाग्भट संहिता पढ़िए, संहिताएं मंगवाइए, उनपे लॉजिक तर्क दिमाग लगाइए, आपके पास भी मौजूद है। अब ये लोग जो सुबह गुनगुना पानी उठ के पी रहे हैं, इनका बीपी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपने बॉडी को बार बार बता रहे कि मेरे पास फैट कंटेंट बहुत है, रिड्यूस कर, फैट कंटेंट बहुत है, रिड्यूस कर। बॉडी कह रही भाई 5 साल से तेरा फैट कंटेंट रिड्यूस कर रही हो, बचाई कितना तेरे पास? एयर ही एयर भरेगा, वात दोष कुपित होता रहेगा, जितने भी वात दोष हैं वो बॉडी में बनने लग जाएंगे। तो वो जो लोग हैं, साधारण पानी पीना चालू करिए, तांबे के बर्तन में पानी पीना चालू करिए, सिंपल, उससे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में काफी मदद मिलेगा। अब जो लोग मॉर्निंग फर्स्ट कप ऑफ टी, फर्स्ट कप ऑफ कॉफी पसंद करते हैं, और जिन लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगती है, कई लोग बोलते हैं हम बीड़ी सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग सुबह ऑफलोडिंग ही नहीं कर सकते बीड़ी सिगरेट चाय के बिना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बीड़ी सिगरेट चाय दवाई नहीं है। आपको बीमारी ऑफलोड ना करना है, कॉन्स्टिपेशन है, इलाज बीड़ी है। अगर कॉन्स्टिपेशन का इलाज बीड़ी है तो भाई साहब सब बहुत गलत कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटलों में बीड़ी और सिगरेट बिकना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का इलाज आपकी थ्योरी से तो चाय है। आपको ये पता ही नहीं कि किन चीजों के रिएक्शन को आप जन्म दे रहे हैं। बाद में फिर आप कायम चूर्ण लेंगे, फिर कायम चूर्ण से भी नहीं होगा, फिर आप पछताते फिरेंगे, फिर रिवर्सल नहीं है। आंतों की मूवमेंट को खत्म करने के बाद कॉन्स्टिपेशन के इलाज नहीं होते। जितने लोगों को ये तर्क है कि हम सुबह मोशन जाने के लिए बीड़ी सिगरेट चाय ले रहे हैं, मैं आज ही आप लोगों की भविष्यवाणी कर रहा हूं, आगे चल के आप कायम चूर्ण की चम्मचे खाएंगे, फिर 2 खाएंगे, फिर आधी बोतल कायम चूर्ण खाएंगे, और उस कायम चूर्ण की एक दिन पूरी पूरी बोतल भी खा लेंगे तो भी स्थिति वहीं कायम रहेगी जहां वो पहले कायम थी। 60 साल में हेल्पलेस होके रास्ता ढूंढेंगे और उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट किया इंटेस्टाइन। टी इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर रिवर्सल नहीं किया जा सकता। तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर एथिकली रॉन्ग। सो अगर आपको ब्लड प्रेशर रिवाइज करना है, रिवर्स करना है, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्टॉप इनटेकिंग टी, टबैको, शुगर, टेबल सॉल्ट, ये चीजें जब तक नहीं होंगी, हाई प्रोसेस्ड फूड्स, आपकी सूखी सब्जियां भी हाई प्रोसेस्ड फूड्स में आती हैं, बॉइल्ड सब्जियां नहीं आती, क्योंकि वहां पर हीट का इंपैक्ट वाटर लेता है लेकिन आपके प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है। तो जितने लोगों को रिवर्सल करना है उन लोगों को 3 से 6 महीना बेयर मिनिमम लगेगा इस रिवर्सल में, वाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया है। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं करते हैं तो इट माइट टेक 2 years, माइट टेक 5 years ऑल्सो, 10 साल भी लग सकते हैं।
20 भी लग सकते हैं, और जिंदगी भर लग जाए, हो सकता है लास्ट में आप ब्लड प्रेशर से ही मरे। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि मैंने पहली स्टेटमेंट से लास्ट में मैं फिर कनेक्ट करूंगा, हाई ब्लड प्रेशर का सबसे ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद करता है, जिसमें वो ये समझाने की कोशिश करता है कि हाई ब्लड प्रेशर वात दोष नहीं है, कफ दोष नहीं है, पित्त दोष नहीं है, बल्कि वात कफ पित्त तीनों दोष है। यानी कि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर का, बेस का कोलैप्स कर जाना हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपको हाई ब्लड प्रेशर एक छोटी सी बीमारी है, तो आयुर्वेद की नजर से आप धरती के सबसे बड़े पेशेंट हैं। हम वो मूर्ख हैं जिसकी तीनों व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक छोटी सी बीमारी की गोली खा खा के अपने आप को फिट समझता है। जब लोग बोलते हैं कि मैं आजकल गोली खाता हूँ, बीपी सामान्य रहता है। वात कफ पित्त तीनों दोषों का कुपित हो जाना ही ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया था डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रिवेंशन को डिस्कस करने के लिए। और प्रिवेंशन सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले जो रोगी हैं वो ये माने कि हमारा पूरा बॉडी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और जो बनने जा रहे हैं वो इसके प्रिवेंशन पे ध्यान दें। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, बीड़ी सिगरेट शराब और अल्कोहल और सुबह गर्म पानी से या चाय से आप टॉयलेट जा पा रहे हैं, तो आप इस बीमारी के बहुत नजदीक खड़े हैं। If constipation has started, sooner or later you'll get this disease. तो समझने की बात थी। आई होप ये सेशन जिनके पास रोगी हैं उनको भी मदद करेगा, और उनको भी मदद करेगा जो प्रिवेंशन चाहते हैं। बट उम्मीद करूंगा उन लोगों को बिल्कुल मदद ना करें जो दारुजनाइन के माध्यम से डॉक्टर बनना चाहते हैं ब्लड प्रेशर का, उनको मदद ना करें। ये मैं चाहूंगा बस उतने तक ही रहें कि वो लोग एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी चीज दे सके, लोगों को हेल्प कर सके। बस ये ना डिक्लेयर करते कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए हो तो हम हैं, और हम पूर्णतः यहाँ पर, हमारे यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है पूर्णतः गारंटी के साथ। ऐसा कोई कैंप ना लगाएं। खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाना हमारे यहाँ पे तसल्ली से इलाज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर का। दिस इज व्हाट आई डोंट सी टू बी कि भैया ये डॉक्टर है। जी सर कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दुग्गल साहब आज डॉक्टर है। दुग्गल साहब आज हाई ब्लड प्रेशर के डॉक्टर हैं। फिर वर्ल्ड लीवर डे आएगा तो दुग्गल साहब उस दिन लीवर के डॉक्टर होंगे। फिर मैं किसी दिन हेयर पे सेशन करूंगा तो उस दिन डॉक्टर साहब बालों के डॉक्टर होंगे। तो ऐसे दुग्गल साहब हमारे यहाँ बहुत है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ ठीक है, हेल्पिंग इज समथिंग, प्रिवेंशन इज समथिंग। डिजीज पे रिजल्ट आया उसका सिर्फ एक ही कारण है, वी विश टू शो यू व्हाटएवर कैन बी रिवर्स्ड कैन बी प्रिवेंटेड, बस वो एक ही कारण था। चलिए सर, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी। मैंने अपना भरसक कोशिश आप लोगों को ये समझाने के लिए करा है, हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया जा सकता है, बट सुनहरा सपना है। और गालिब जी ने तो कहा था, मैं गालिब के शब्दों में बोल देता हूँ, ये हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स करना नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क एक बार उतर सकता है, इश्क का दरिया पार करा जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का नहीं। इट्स टफ, तो डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि लाइटली लेते हैं। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर को बताए निकल जाते हैं, कुछ नहीं है, एक गोली खा लेना, नहीं तो आयुर्वेदिक गोली खा लेना। हम ये नहीं जान पाते हमारी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वात कफ पित्त 3 सिस्टम है, तीनों ही बिगड़ चुके हैं और हम लोग जाग भी नहीं रहे हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जागना बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से। आप जागेंगे नहीं तो लंबे सो जाएंगे, परमानेंट सो जाएंगे, वो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। लेकिन जो चीज मैंने कही है, अगर आप वो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूं जिसके घर पे पेशेंट है वो 10 दिन के अंदर इस सेशन की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता देगा, इफ आई एम टेलिंग यू। और अगर कुछ लोग प्रोडक्ट पूछना चाहते हैं तो हाँ मैं बता देता हूं, इसमें एचबीपी बैलेंस लगेगा, इसमें डी स्ट्रेस लगेगा, इसमें रूटीन ऑल ग्रीन वो भी लगेगा, इसमें एल आर्जिनाइन वो भी लगेगा, ओमेगा 3 वो भी लगेगा। जब एक पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तब जाके मैं कहीं कुछ उम्मीद कर सकता हूं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए स्टोन फ्लश जैसा प्रोडक्ट भी
जरूर लगेगा पहले 3 महीने। जीआईटी लगेगा रेगुलर, क्योंकि बॉडी के अंदर हम लोगों को स्वेलिंग नहीं चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को एडेमा होना नॉर्मल होता है। गरम चाय, कॉफी, शुगर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप छोड़ दें तो यहां से 10वें दिन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सेशन का रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और एप्सम सोल्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एप्सम सोल्ट केमिकल फॉर्मूला MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये प्रोडक्ट को यूज करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। कुछ लोग एप्सम सोल्ट को लाहौरी नमक से कंफ्यूज करते हैं, कुछ सेंधा नमक से भी कंफ्यूज करते हैं। कोई उसको सेंधा नमक कह के बेचता है, कोई लाहौरी, कोई पहाड़ी नमक। बेस्ट ये है कि अगर कहीं पे ढूंढे अमेज़न वगैरह पे, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पीछे हो, तो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सोडियम क्लोराइड इज डेफिनेटली डेंजरस इन दिस, वो होता ही है, तो प्रोडक्ट ढूंढते हुए भी वो देखें। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इस प्रोडक्ट में सेल्यूलोज भी यूज किया जा सकता है। जो भी चीज कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगी वो भी हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प करती है। राइट सर? एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है, 42 साल हैं, 38 kgs हैं, वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, गेनर ले सकते हैं? मेरा सेशन नहीं आज का, पर क्वेश्चन अच्छा है तो मैं ले लेता हूं। इट इज अ जिम प्रोडक्ट। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि जिम का प्रोडक्ट क्या होता है। देयर इज नथिंग नोन एज जिम प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड। वो सब कुछ हमारे दिमाग में है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, भूत प्रेत, मासूम बीवी, काम कर सकने वाले पुराने नेटवर्कर और जिम प्रोडक्ट, ये सब बातें मन गढ़ंत हैं, ये होती नहीं है, प्राय इनकी बात की जाती है। एक छोटे से एग्जांपल से आप लोगों का चलते चलते ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि जो लोग जिम में जो प्रोडक्ट प्रोटीन खाते हैं, अगर वो हम खाएं तो क्या हमें पच जाएगा? तो मैंने उनको पूछा कि लोग प्रोटीन खाने के लिए जिम करते हैं कि जिम करते हैं इसलिए प्रोटीन खाते हैं? क्योंकि अगर प्रोटीन खाने के लिए जिम कर रहे हैं तो लोग मूर्ख हैं कि भैया पहले मैं प्रोटीन पीऊंगा और उसको पचाने के लिए जिम करूंगा। आपका लॉजिक तो ये बता रहा है कि भैया लोग प्रोटीन पीते हैं इसलिए जिम करते हैं, तो सर क्या हम प्रोटीन पिएंगे, हमें भी जिम करनी पड़ेगी? तो क्या प्रोटीन पीने के लिए कोई जिम कर रहा है धरती पे? आपको कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मिला इस संसार में जिसने ये बोला हो कि अरे सर मुझे इतना टेस्टी लगता है प्रोटीन, मैं रह नहीं सकता प्रोटीन के बिना, तो साला पी लेता हूं 1-2 ग्लास, इसलिए मुझे जिम जाना पड़ता है रोज? तो क्या ऐसा होता है? जो लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, जो लोग चॉकलेट खा रहे हैं, वो कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं करते कि सर अगर हम चॉकलेट खा ले तो क्या हमें जिम करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें तो जरूर करना पड़ेगा। अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आपको जिम जरूर करना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रोटीन खा रहे हैं वो जिम नहीं कर रहे भाई। जो जिम कर रहा है वो प्रोटीन खा रहा है, और जिम करके कोई भी आदमी घटिया प्रोटीन नहीं पाना चाहता। जो आदमी अपने शरीर पे आपसे कहीं ज्यादा पैसा फूक रहा है, वो प्रोटीन इसलिए खा रहा है ताकि उसकी बॉडी का रिपेयर हो। तो जिम रेंज का जो प्रोडक्ट है, जिसे आप सोकोल्ड जिम रेंज का बोलते हैं, क्योंकि आप हमारे देश में उन लोगों को यूज करते हुए देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा विराट कोहली भी उनको यूज करता है, नीरज चोपड़ा जी भी यूज करते हैं, हमारे बॉक्सर्स भी यूज करते हैं, हमारे पहलवान भी यूज करते हैं, हमारे डांसर्स भी यूज करते हैं, हमारे फिल्म स्टार्स भी यूज करते हैं, इन दोनों सिंगर्स भी यूज करते हैं, सारे मिनिस्टर्स भी यूज करते हैं। महर्षि सुश्रुत रोगियों को 5500 साल पहले भी उसको देते थे, अमृत पे उसका नाम होता था। 1860 में रोगियों को पिलाने के लिए स्विट्जरलैंड में दिया जाता था। अब आपका सवाल है कि आप गेनर का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे इस तर्क के कारण आप कर सकते हैं, लेकिन गेनर का रिजल्ट कभी भी उस इंसान को नहीं मिलेगा जो 180 ग्राम से नीचे पर डे यूज कर रहा है। तो पीछे कई लोग आए, 3 किलो का गेनर लेके गए और आके बोले रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा कितने दिन खाया? बोले पूरे 3 महीने खाया। मैंने कहा 3 महीने में कितना खाया? बोले 3 किलो। तो गेनर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जवान को थोड़ा थोड़ा देते रहो और बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन घटता है जिसके कारण वेट बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कैलोरी काउंटर है
तो आप डेली कैलोरी एनरिच करते हैं, इसलिए आपका वजन बढ़ता है। तो 180 ग्राम से नीचे इट्स नॉट इफेक्टिव, तो खा बिल्कुल सकते हैं। बलजीत सिंह जी कह रहे हैं सर कभी आईसाइट के ऊपर भी सेशन लेकर आइए। हाँ सर, किसी दिन मैं कोशिश करूंगा, मार्केट जाके खूबसूरत आंखें देखूंगा, उनके ऊपर सेशन लेकर आऊंगा। लेकर आ रहे हैं सर, जल्दी लेकर आऊंगा, जून में लेकर आऊंगा। पर आंखों पर नहीं लेकर आएंगे सेशन, आंखों के बारे में जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सर जी, आज का सेशन अच्छा लगा, इतने अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए थैंक यू। GIT 14 और करेला जामुन वेरी अमेजिंग, थैंक यू पवन जी। कॉन्स्टिपेशन का प्रोडक्ट कॉन्स्टिकेला है हमारे यहाँ पे। सर जी सेंधवा नमक सही रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, लेकिन एक्चुअली ट्रीटमेंट की तरफ मैग्नीशियम सल्फेट ही जाएगा, एप्सम सोल्ट ही जाएगा। चलिए, आई थिंक आज क्वेश्चंस नहीं है लोगों के। अबू सले जी पूछते हैं L-arginine omega-3 थर्ड, HPP बैलेंस मैंने बताया था, डी स्ट्रेस मैंने बताया था, रूटिनोल ग्रीन हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए वात कफ पे तीनों जगह काम करना पड़ेगा। मॉडर्न लैंग्वेज में डी स्ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, इलास्टिसिटी को ब्रिंग करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को किक करना पड़ेगा, ब्लड को अल्कलाइज करना पड़ेगा। ये मॉडर्न भाषा के हिसाब से बातें हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। जिनका शुगर लेवल लो है उन्हें क्या दें? ये तो बहुत आसान सवाल है, उन्हें चीनी दे दीजिए। जिनका शुगर लेवल लो है उनको LBP बैलेंस देना चालू करिए। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ वीकनेस, सेल्स उतने पावरफुल नहीं बनते हैं, तो उनके सेल्स को पावरफुल करने के लिए स्टार्ट विद LBP बैलेंस एंड शिलाजीत। लेकिन शिलाजीत के साथ डू लुक आउट फॉर शुगरी ऑप्शंस आल्सो। चलिए, थैंक यू एवरीवन। विद दिस साइन ऑफ। अगर डॉक्टर साहब को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं, देन विल साइन ऑफ। लाफ्टर sir. योगा भी हो गया, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोच इसरा ने बोल दिया लाफ्टर योगा। लाफ्टर भी हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, प्रिवेंट करता है और खत्म करता है। इसीलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष विवाहित होने के बावजूद भी बीपी के मरीज नहीं है, क्योंकि ये जब कोशिश होती है ये हंसते रहते हैं। So this is the only reason why he is not affected so much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आप इस बहाने मेरी तारीफ तो करते रहते हैं, मुझे खुशी होती है। मैंने कहा ना, मेरी हाइट बचपन से इतनी है, मेरी कोई खिंचाई करता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत लंबा ही हो जाऊंगा। तो खैर दोस्तों, आज का सेशन, क्योंकि डागर सर का सेशन था और मुझे पता है कि उनका सेशन हमेशा से ही धमाकेदार रहता है, आज फिर से अब ना गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा आज गर्मी थी बाहर। तो जो लोग भी ये चाहते हैं गर्मी में अच्छे अच्छे ठंडे शेक्स पिए, जूसेस पिए, तो उन्हें कल का सेशन जरूर अटेंड करें। कल एक ऐसा सेशन होने जा रहा है जिसमें आपको कुछ बहुत शानदार चीजें, बहुत शानदार रेसिपी सीखने को मिलेगी। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। और साथ ही साथ, क्योंकि सर ने अभी जिम सेशन की कुछ बात की थी, तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग जिम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, हमारी 2 दिन लगातार जिम सप्लीमेंट्स पे सेशन होने जा रहा है। आज 17 है, कल 18 को हम शेक्स पे और जूसेस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा 19 और 20 पे सेशन रहेगा, लगातार 2 दिन एक ही टॉपिक पे सेशन रहेगा, वो रहेगा जिम सप्लीमेंट्स पे। तो जितने भी लोग हैं आपके, इन्हें अगले किसी भी सेशन को आप मिस ना करें। और कल का सेशन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको पसंद आए ना आए, आपकी जीभ को बहुत पसंद आने वाला है, ठीक है? आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फिर सिपर खरीदने पड़ जाएंगे आपको, और हमारे जो शेक्स हैं, हमारे जो जूसेस हैं, उन्हें आप परफेक्टली एंजॉय कर पाएंगे, गर्मियों के मजे ले पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के सेशन को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।